हेलो स्टूडेंट्स, मैं पुनीत राजपूत फिर से हाजिर हूँ आपकी मैथ्स को लेकर। तो आपको ध्यान रखना है कि हम केवल मैथ्स को पढ़ने ही नहीं वाले बल्कि एंजॉय भी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए मैं एक सुविधा करने जा रहा हूँ, मतलब मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक सेंड कर रहा हूँ। लिंक उसमें रखा हुआ है। आपको उस लिंक पर जाकर टेलीग्राम ऐप से इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना है, जिससे कि आपकी जो रिवीजन है वो इजी हो जाए। ठीक है, तो आज हम अपना जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, कल जब हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ी थी तो मैंने बताया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तो हम पहले से ही करते हुए आ रहे हैं, बस हमें इसका नाम नहीं पता था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है। वैसे हम ये करते हुए आ रहे हैं कि तो 2 से डिवाइड देंगे हम 7 में, 3 टाइम जाएगा तो कितना आ जाएगा 6, और फिर रिमाइंडर क्या बचेगा बच्चों 1। तो ये तो हम पहले से ही करते आ रहे हैं कि भाजक में क्या करते हैं, भाजक से भाग लगाते हैं और जितना भागफल होता है उसके बाद क्या जाता है शेषफल। तो यही चीज़ है, इसको हम क्या कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। समझ में आया? नहीं आया तो मैं एक और बार बता देता हूँ कि हम भाग पहले से ही करते हुए आ रहे हैं, जिसमें हम क्या करते हैं किसी नंबर से किसी दूसरे नंबर में डिवाइड लगाते हैं और जितनी बार डिवाइड जाता है वो हमारा भागफल होता है और जो शेष बचता है वो हमारा शेषफल होता है। इसी वे को, इसी लिखने के जो तरीका है हमारा, उसको हम इस तरीके से लिख दें तो यही हमारा क्या कहलाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब हम बात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये भी एक प्रमेय ही है। बस एल्गोरिथम और प्रमेय में क्या फ़र्क है बच्चों, इसमें बस इतना सा फ़र्क है कि इसको हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। एल्गोरिथम जो होती है इसको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। तो किसी भी काम को स्टेप बाय स्टेप तरीके से करने से वो क्या कहलाता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का काम हमारे इस चैप्टर में इतना है कि हमें दो संख्याओं का क्या करना है HCF निकालना है। HCF निकालना हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से दो संख्याओं का क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे। ठीक है बच्चों, कैसे निकालेंगे वो हम आगे देखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, हमारे पास यहाँ पर दो संख्याएँ हैं 135 एंड 225, 135 225। हमें इन दोनों का HCF निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो पहला स्टेप है एल्गोरिथम का कि हमको बड़े वाले नंबर में छोटे वाले नंबर से डिवाइड लगाना है। ठीक है स्टूडेंट, हमें क्या करना है बड़े वाले नंबर में छोटे वाले नंबर से डिवाइड लगाना है। और अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो जिससे हम भाग लगा रहे हैं वही हमारा HCF हो जाता है। और अगर रिमाइंडर नहीं आ 0 नहीं आए तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं, तो देखो बच्चों, जैसे ही हमने 225 में 135 से डिवाइड लगाया और शेषफल कितना आया 90, जो कि 0 नहीं है। अगर 0 नहीं है तो हम फिर 90 से डिवाइड लगाएंगे 135 में। ठीक है, तो जब हमने 90 से डिवाइड लगाया 135 में तब रिमाइंडर कितना आया 45। अब रिमाइंडर यहाँ पे 45 आ गया तो यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 45 से डिवाइड लगाएंगे 90 में। ठीक है, आगे करते हैं। तो हमने क्या किया, अब 90 में डिवाइड लगाया 45 से, 2 टाइम गया और ये रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो जैसे ही यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया तो हमारा जो HCF है वो क्या हो गया 45। मतलब जिससे हम भाग दे रहे होते हैं और वहीं 0 आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए तो हमारा क्या कहलाता है HCF वही कहलाता है। तो हमने देखा कि 135 और 225 इसका HCF कितना आया 45। क्यों आया 45, कि हमने इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किया कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से डिवाइड लगाया। और ऐसा हम तब तक करते गए जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ गया। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो जो हमारा भाजक है वही हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा।
ठीक है बच्चों, हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसके थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा 867 और 255, इसका हमें क्या करना है बच्चों, HCF निकालना है। तो इसका ऐसे हम कैसे निकालेंगे, उसी तरीके से जिस तरीके से हमने पिछले वाले का HCF निकाला था। तो बच्चों इस सवाल को भी हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें भी छोटे नंबर से डिवाइड लगाएंगे बड़े नंबर में, ठीक है, जैसा हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं कि 867 में जब हम डिवाइड लगाएंगे 255 से तो 3 बार जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा, 102। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं बचा, तब हम क्या करेंगे, तब हम जो शेषफल था उसी से अब क्या करेंगे, डिवाइड लगाएंगे जो भाजक था। शेषफल क्या था बच्चों, अभी हमने देखा कि 102 मतलब 102 शेषफल था और भाजक क्या था हमारा, 255 हमारा भाजक था। 255 में अब हम डिवाइड लगाएंगे किससे, 102 से, मतलब 102 से। 102 से डिवाइड लगाने पर कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो ये कितना हो जाएगा, 204। तब रिमाइंडर मतलब शेषफल क्या बचेगा, 51। तो रिमाइंडर तो यहाँ भी 0 नहीं आया, मतलब ये जो प्रोसेस है हमें अभी और दोहरानी पड़ेगी। तो फिर ठीक है, अभी हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा था, 51, और भाजक क्या था हमारा, 102। तो अब हम 102 में डिवाइड लगाएंगे किससे, 51 से। तो मुझे पता है कि 51 से जब मैं 2 बार डिवाइड लगाऊंगा 102 में तो पूरा पूरा चला जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। अब बच्चों जैसे ही यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचा तो ये जो 51 है यही हमारा उन दोनों संख्याओं का HCF हो जाएगा। तो बच्चों हमारे एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आ जाते हैं, मतलब आते हैं, तो इन क्वेश्चन को करना और समझना हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम, वैसे आपकी जो बुक है उसमें अलग तरीके से है, लेकिन मैंने इसको अच्छी तरह से डिफ़ाइन किया है, आपको समझ आएगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है कि दर्शाइए सभी समधन पूर्णांक 2q तथा सभी विषम धन पूर्णांक 2q+1 के रूप के होते हैं, और जहाँ पे q कोई पूर्णांक होता है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे, हमें दिखाना है कि जो समधन पूर्णांक है, समधन पूर्णांक क्या होते हैं, जो 2 के मल्टीपल होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 12, तो ऐसे ही एंड सो ऑन। इन सबको हमें क्या दिखाना है, इन सबको दिखाना है कि ये जो है वो क्या है, ये 2q के रूप में होते हैं, हमें ये दिखाना है। तो हम कैसे दिखाएंगे, वेरी इजी। देखो बच्चों हमें पता है भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है बच्चों, इसी का हम यूज़ करने वाले हैं। कैसे, देखो बच्चों 2 है, 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 1। देखो 2 से डिवाइड लगाया, कितनी टाइम गया, 1 टाइम, और रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो हमने इसको उसी फॉर्म में लिखा, किस वाली फॉर्म में, इस वाली फॉर्म में लिख दिया, है ना। तो यहाँ पे हमने लिखा कि 2 इंटू 1 प्लस 0, तो ये क्या आया, क्योंकि 0 को ऐड करना या ना, मतलब 0 को ऐड करो या माइनस करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको हमने सिंपली क्या लिख दिया, 2 इंटू 1। वैसे ही हमने 4 को जब लिखा तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 प्लस 0, यहाँ पे भी 0 आ गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 इंटू 2। अब हम देखेंगे 6 को, 8 को, 10 को, 12 को, सभी को हमने इस रूप में लिखा। और यहाँ पे बच्चों हम एक चीज़ नोटिस करेंगे, क्या, कि जैसे ही हमने 2, 4, 6, 8, 10, 12 इन सबको यूक्लिड विभाजन टमेका के रूप में लिखा, तो सबका रिमाइंडर क्या आया बच्चों, सबका रिमाइंडर आया 0। ठीक है, और सब में एक कॉमन चीज़ आई, और वो कॉमन चीज़ क्या है, सब किसके मल्टीपल है, 2 के। तो यहाँ पे बच्चों देखो ये जो सबका मल्टीपल है 2, ये सेम है, ये चेंज नहीं हो रहा। क्या चेंज हो रहा है, जब हमने 2 लिया तो यहाँ 1 आया, जब 4 लिया तो यहाँ 2 आया, 6 लिया 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया। मतलब यहाँ पे केवल क्या चेंज हो रहा है,
पूर्णांक को चेंज करने पर यहाँ पर केवल ये जो पीछे वाले नंबर्स हैं ये वेरी कर रहे हैं, मतलब ये चेंज हो रहे हैं, मतलब आगे वाला जो नंबर है वो चेंज नहीं हो रहा, मतलब वो 2 ही है। तो हमने देखा कि जो सभी समधन पूर्णांक थे उनको हमने किस रूप में लिख दिया, 2q के रूप में, क्योंकि q क्या है, q कोई भी पूर्णांक है, और पूर्णांक क्या होते हैं जो 1 2 3 जैसे ये सभी हैं, है ना, मतलब 2 के लिए ये 1 है, 4 के लिए यहाँ पे 2 है। तो बच्चों हमने देखा कि ये जो वेरी कर रहे थे इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक, और ये इसको हम कैसे डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, q से। तो हमने जितने भी समधन पूर्णांक थे उनको किस रूप में डिनोट किया, 2q के रूप में प्रदर्शित कर दिया। वो यही हमसे कह रहा था कि सभी जो समधन पूर्णांक है 2q के रूप में लिखे जा सकते हैं, वो दिखाओ, हम दिखा चुके हैं। अब बारी आती है बच्चों विषम धन पूर्णांकों की। तो विषम धन पूर्णांक कौन से होते हैं, विषम धन पूर्णांक ये होते हैं 1 3 5 7 9, जो 2 के मल्टीपल नहीं होते। अब इनको भी हम उसी तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, देखो बच्चों हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पता है, क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे हम इनको कैसे लिख सकते हैं, जैसे 1 है, 1 में अगर हम 2 का डिवाइड लगाएं तो 0 टाइम जाएगा, मतलब जाएगा ही नहीं, तो उसको हम क्या लिखते हैं कि 0 टाइम गया, तब शेषफल क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, है ना बच्चों। वैसे ही हमने 3 में डिवाइड लगाया, तो जैसे 3 में डिवाइड लगाएंगे 2 से तो 1 टाइम जाएगा और शेषफल क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। 5 में लगाएंगे 2 टाइम जाएगा, 1 बच जाएगा। फिर हम 7 में लगाएंगे 3 टाइम जाएगा, 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे भी हम एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे भी जो विषम धन पूर्णांक है उनमें ये वाली चीज़ सेम रह रही है और ये वाली चीज़ सेम रह रही है, केवल जो चेंज हो रहा है वो क्या है, वो ये वाली चीज़ चेंज हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि इसको हम किस रूप में लिख पाएंगे, जो विषम धन पूर्णांक है उनको हम 2q+1 के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है पूर्णांक ही तो है और उसने कहा है कि हमें 2q+1 के रूप में विषम धन पूर्णांकों को लिखना है, और जहाँ पे q का है पूर्णांक है हम दिखा चुके हैं। तो बच्चों मुझे लगता है आपकी समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि आपकी बुक का एग्जाम्पल ये क्या है कि दर्शाइए कि सभी विषम धन पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप में होते हैं। इनको भी हम वेरी इजी तरीके से हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो देखो बच्चों हम इसको आगे देखते हैं। जैसे मुझे पता है कि अगर मैं 1 में डिवाइड लगाऊंगा 4 से, 1 में डिवाइड लगाऊंगा 4 से तो क्या होगा, 0 टाइम जाएगा, और क्या हो जाएगा, 4 से 0 टाइम गया तो 0, और 1 में 0 माइनस किया तो 1 आ जाएगा शेषफल। ऐसे ही मैं अगर डिवाइड 3 में लगाऊं तो 4 से 3 में डिवाइड लगाऊंगा, 0 टाइम जाएगा, 0 आ गया, और 3 में 0 माइनस किया तो 3 आ गया। 4 से अगर मैं 5 में लगाऊंगा तो एक बार चला जाएगा, 4 आ जाएगा, और शेषफल क्या बचेगा, 1। 4 से 7 में लगाऊंगा तो शेषफल क्या बचेगा, 3। 4 से 8 में लगाऊंगा शेषफल क्या बचेगा, 9 में लगाऊंगा शेषफल क्या बचेगा, 1। 4 से 11 में लगाऊंगा तो 3। तो यहाँ पे बच्चों हम एक चीज़ देख रहे हैं कि जब 1 था उसको हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में कैसे लिखा, 4 × 0 + 1। 5 को लिखा 4 × 1 + 1। 9 को लिखा 4 × 2 + 1, 4 × 3 + 1। इनको हमने ऐसे लिखा। तो यहाँ देखो बच्चों 3 को हमने कैसे लिखा, 4 × 0 + 3। 7 को 4 × 1 + 3। 11 को 4 × 2 + 3। 15 को 4 × 3 + 3। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ दिखाई देती है कि इसमें भी जब हमने विषम धन पूर्णांक लिए हैं तो विषम धन पूर्णांकों में भी यहाँ पे ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम रहने वाली है। तो वेरी कौन कर रहा है, केवल ये वाली चीज़, और ये क्या है, पूर्णांक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है वो किस रूप में लिखे जा रहे हैं, 4q+1 के रूप में। इसी प्रकार हम इन वाले नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या सेम रहने वाला है, यहाँ पे ये 4 और ये 3 सब में सेम है। क्या चेंज हो रहा है, ये। तो इनको भी हम किस रूप में लिख सकते हैं,
4Q प्लस 3 के रूप में। तो बच्चों यहाँ पे हमने इसको शो करा दिया कि जो भी विषम धन पूर्णांक होते हैं उनको या तो हम 4Q प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं या फिर 4Q प्लस 3 के रूप में लिख सकते हैं। ये हमने शो करा दिया। ठीक है बच्चों, आई होप आपकी समझ में आया होगा। तो आगे हम और चलते हैं। अब हमारे पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। वैसे अगर किसी टीचर्स की बात करते हैं तो बच्चों स्कूल में या फिर कोचिंग्स में क्या करते हैं, बच्चों को इसके बारे में सीधा कहते हैं कि 420 का और 130 का SCF ले लो और ये क्वेश्चन हो गया। लेकिन बच्चों कब क्या आपने ये सोचा है? नहीं सोचा तो आप सोचिए कि 420 मतलब 420 और 130 का हम SCF ही क्यों लेंगे। इस क्वेश्चन को बिना पढ़े ही हम केवल ये कह देंगे 420 और 130 का SCF लेना है। कैसे बच्चों, इसको हम डिटेल में समझेंगे कैसे करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो बच्चों हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ हैं। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ हैं और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। ठीक है, और वो क्या करना चाहता है, वह इनकी ऐसी ढेरी बनाना चाहता है या चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फ़ी की संख्या कैसी रहे बच्चों, समान रहे। मतलब वो जितनी बर्फियाँ एक लाइन में काजू की लगाएगी उतनी ही बर्फियाँ एक लाइन में बादाम की लगाएगी। लेकिन कितनी लाइन वो बर्फी काजू की लगाने वाली है और कितनी लाइन वो बादाम की लगाने वाली है ये हमको नहीं पता। और ना ही ये पता है कि एक लाइन में वो कितनी बर्फियाँ लगाने वाली है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं, आइए। तो बच्चों हमारे पास ये हमें पता है कि काजू की बर्फियाँ हैं 420 और बादाम की बर्फियाँ हैं 130। तो हमने माना बच्चों ये जो हमारे पास मैंने बनाया हुआ है ये जो डायग्राम है, इसमें हम देखते कि हमने एक क्रेट ली हुई है जिसमें मिठाई या बर्फ़ी रखी जानी है। तो बच्चों हमने क्या देखा कि काजू की बर्फ़ी है वो मैंने एक लाइन में मान ली X होंगी, क्योंकि हमें पता नहीं है कि एक लाइन में कितनी बर्फ़ियाँ आने वाली हैं। तो हमने माना बच्चों कि एक लाइन में कितनी बर्फ़ियाँ हैं, X हैं। ठीक है, और ये इसकी कितनी लाइन बनेंगी ये भी हमको नहीं पता, तो इनको हमने क्या मान लिया बच्चों, Y। तो काजू की जो बर्फ़ियाँ हैं उनको हमने देखा कि उनकी एक लाइन में X बर्फ़ियाँ आ रही हैं और लाइन कितनी है, Y। ठीक है, अब उसको यहाँ पर बादाम की बर्फ़ियाँ भी लगानी है और ऐसे लगानी है कि जगह जो हो वो कम से कम घेरे। तो बच्चों आगे हम बादाम की बर्फ़ियाँ कैसे लगाएंगे, तो बादाम की बर्फ़ियाँ लगाने के लिए बच्चों एक चीज़ देखो कि बादाम की बर्फ़ियाँ हों या काजू की बर्फ़ियाँ हों, वो एक लाइन में उतनी ही बर्फ़ी लगाएगी जितनी कि काजू की हैं, है ना। हमने देखा कि एक लाइन में जितनी बर्फ़ी काजू की है उतनी ही बर्फ़ी बादाम की भी लग रही हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो बादाम की बर्फ़ियों की कितनी लाइन लगाने वाली है। वैसे ही ना हमें ये पता कि काजू की बर्फ़ियों की कितनी लाइन लगाने वाली है। ठीक है बच्चों, अब हम समझते देखो हमारे पास काजू की बर्फ़ियाँ कितनी है 420। हमारे पास काजू की बर्फ़ी की मतलब एक लाइन में कितनी है X और काजू की बर्फ़ी की लाइन कितनी है Y। तो कुल बर्फ़ी कितनी हो जाएंगी 420। ठीक है बच्चों, है ना। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि बादाम की बर्फ़ियाँ कितनी है कुल 130। एक लाइन में कितनी आ रही हैं X और लाइन कितनी है Z। तो कुल बर्फ़ियाँ कितनी हो गई 130। अब बच्चों एक चीज़ बताओ, हमने फैक्टर और SCF लेना सीखा था, तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं ना कि इसके ये X और Y 420 के क्या हैं फैक्टर हैं और X और Z 130 के क्या है फैक्टर हैं। और फैक्टर में क्या कॉमन आ रहा है X, और X जब कॉमन आता है तो मैंने बताया था ना बच्चों ऐसा नंबर जिससे दोनों में डिवाइड चला जाए। तो हम देख सकते हैं कि X का डिवाइड इसमें भी चला जाएगा और X का डिवाइड इसमें भी चला जाएगा और X का डिवाइड इसमें भी। तो ये जो है X इन दोनों का क्या है HCF। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि काजू की बर्फ़ी और बादाम की बर्फ़ी एक लाइन में कितनी लगानी है, उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इन दोनों का HCF। ठीक है बच्चों, अब हमें ये समझ में आ गया कि हमें इनका HCF निकालना है।
तो इसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? वही तरीका कि 420 में 130 से डिवाइड लगाएंगे, 3 टाइम जाएगा और शेषफल 30। यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ये प्रक्रिया हम दोबारा से दोहराएंगे। अब डिवाइड लगाएंगे 30 से और किस में? 130 में। तो 130 में डिवाइड लगाया 30 से, कितनी टाइम गया? 4 टाइम। रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचा बच्चों? 10। यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं है तो अब हम 10 से डिवाइड लगाएंगे 30 में, और जब हम 30 में डिवाइड लगाएंगे 10 से कितनी टाइम जाएगा? 3 टाइम, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो जो भाजक होता है वही हमारा क्या होता है? HCF। तो यहाँ पे जो 10 है वही हमारा क्या है बच्चों? HCF। अब हमें ये पता चल गया कि 420 काजू की तथा 130 बादाम की बर्फियों में वो एक लाइन में कितनी बर्फ़ी लगाने वाली है? वो एक लाइन में 10 बर्फ़ी लगाने वाली है। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट में बताना कि आपको समझ में ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।